हेलो स्टूडेंट, मैं उपासना और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उपासना के बारे में आपका स्वागत है। देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से विकास की अवधारणा ये मैंने कंप्लीट करा दी है। 3 जो मेरे वीडियो हैं उसमें पूरा कवर हो गया, आप जाके देख लीजिएगा। हम वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के सिलेबस को मिला करके यहाँ पे कवर करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। 30 नंबर की मेरी जवाबदारी है, मैं अपना 100% दूंगी, आप भी मेरे साथ मेहनत करिए और मुझे सपोर्ट करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विकास का सिद्धांत, जिसको आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये जो विकास के सिद्धांत है इसको हम एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिमान का क्या अर्थ होता है? देखिए, प्रतिमान का अर्थ होता है, देखिए प्रतिमान का अर्थ होता है नकल करना, नकल करना या अनुकरण करना। देखिए, प्रतिमान का अर्थ होता है नकल करना या अनुकरण करना। देखिए, किसी भी जाति का जीव होता है जो उनके विकास का क्रम समान होता है और उनके विकास की गति का प्रतिमान भी समान होता है। यह समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है ये कहता है, ठीक है, अर्थात जो प्राणी है उनमें विकास समान रूप से होता है। ठीक है, देखिए बालक है, जैसे 2 बालक हैं, ठीक, 2 बालक हैं। समझने के लिए देखिए, ये 2 बालक हैं, तो सबसे पहले इसके सिर का विकास होगा, फिर धड़ का, फिर ये पलटेगा, ठीक, ये पलटेगा, फिर बैठेगा, ठीक है, बैठेगा, फिर इसी तरह से इसका विकास होगा। तो जिस क्रम में इस बालक का विकास हो रहा है उसी क्रम में इस दूसरे बालक का भी विकास होगा। देखिए, किसी भी जाति का जो कोई भी जाति का प्राणी होता है वो अपनी जाति को अनुसरण करता है या उसका नकल करता है। यदि कोई मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, जो मनुष्य जाति है वो मनुष्य जाति का अनुकरण करेगी, वो अपने देश, अपने राज्य और अपनी जाति का अनुकरण करेगी। जैसे कोई मनुष्य जाति का बच्चा भारत में पैदा हुआ है और कोई एक बच्चा आपका इंग्लैंड में पैदा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो भारत में पैदा हुआ है उसके सिर का पहले विकास होगा और जो इंग्लैंड में पैदा हुआ वो दौड़ने लगेगा। ऐसा नहीं होता, इनमें विकास का क्रम सामान्य होता है। सबसे पहले वो सिर संभालेगा, फिर उसके धड़ का विकास होगा, फिर वो पलटेगा, बैठेगा, फिर उसके बाद वो खड़ा होगा। और यही क्रम इंग्लैंड में पैदा हुए बच्चे का होगा। अर्थात जो मनुष्य जाति होती है या कोई भी जाति होती है वो अपनी ही जाति का अनुकरण करती है। ठीक, गैसल ने क्या कहा है? देखिए, गैसल ने कहा है यद्यपि 2 व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सामान्य बालक, किंतु अनेक सामान्य बालक अनेक समान बालकों में विकास की गति जो होती है समान होती है। ठीक है, ये गैसल ने कहा है। ठीक है, कि यद्यपि 2 व्यक्ति समान नहीं होते परंतु जो अनेक सामान्य बालक होते हैं उनमें विकास की गति समान होती है। ठीक है, और इसकी पुष्टि किसने की है? इसकी पुष्टि की है हर्लॉक ने। कौन किया है? हर्लॉक ने किया है।
यदि आपका क्वेश्चन, देखिए हमसे क्वेश्चन कैसे बनता है, यदि क्वेश्चन में पूछता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया है, यदि गैसल का नाम दिया है तो आप गैसल पे टिक लगाएंगे, हर्लॉक का नाम दिया है तो आप हर्लॉक पे टिक लगाएंगे, ठीक है। यदि ये परिभाषा के रूप में पूछता है जो गैसल ने इसके बारे में कहा है तो आप गैसल पे टिक लगाएंगे। इस तरह से 3-4 प्रकार से हमसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा सिद्धांत देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। देखिए जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के बाद वो बालक सामान्य क्रियाएं करता है और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वो विशेष क्रियाएं करने लगता है। देखिए सामान्य, देखिए जन्म के समय, देखिए ये क्या कहता है, जन्म के बाद क्या करता है, वो सामान्य क्रियाएं करता है, सामान्य क्रिया करता है। एक बालक जो होता है जन्म के बाद सामान्य क्रिया करता है, आयु बढ़ने में क्या करता है, वो आयु बढ़ने में विशिष्ट क्रिया करने लगता है, विशिष्ट क्रिया करता है, ठीक है। उसकी सामान्य क्रिया विशिष्ट में बदल जाती है। देखिए जब बच्चा जन्म के बाद, चलिए आप उसको दौड़ना सिखाते हैं, थोड़ा उम्र होने के बाद जैसे उसको दौड़ना सिखाते हैं तो वो थोड़ा 4 कदम दौड़ता है गिर जाता है, फिर 4 कदम दौड़ता है गिर जाता है, फिर उसके बाद वो 8 कदम दौड़ता है गिर जाता है, फिर वो धीरे धीरे दौड़ने लगता है और फिर उसके बाद जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती तो वो धावक बन जाता है, ठीक है। वो उसके दौड़ने की जो उसका कम उम्र में, जब जन्म के बाद कम उम्र में वो सामान्य क्रिया थी, लेकिन जब वो धावक बन गया तो वही क्रिया उसकी क्या हुई, विशेष क्रिया हो गई, ठीक है। इस प्रकार उसका सामान्य विकास से विशेष विकास हो गया, ठीक है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, देखिए परस्पर संबंध का क्या सिद्धांत क्या कहता है, देखिए परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि यदि मनुष्य का एक गुण में यदि विकास होता है तो मनुष्य के सभी गुण प्रभावित होते हैं, ठीक है। यदि मनुष्य में एक गुण का विकास होता है तो मनुष्य के सभी गुणों का विकास होता है। मनुष्य के जो विकास के आयाम हैं वो अंतर संबंधित होते हैं, जो मनुष्य के विकास के आयाम हैं वो अंतर संबंधित होते हैं। देखिए मनुष्य के विकास के जो आयाम है, ठीक है, विकास का जो आयाम है, मनुष्य के विकास का जो आयाम है, देखिए शारीरिक आयाम, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ठीक, ये मनुष्य के विकास के आयाम हैं, इनका अंतर संबंध होता है, ठीक है। ये जो मनुष्य के विकास के आयाम है इनका अंतर संबंध होता है। कोई एक आयाम यदि प्रभावित होता है तो सारे आयाम प्रभावित होते हैं, ठीक है। यदि किसी का शारीरिक दुर्बलता है, किसी की शारीरिक दुर्बलता है, मान लो कोई यहाँ बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है तो उसका मानसिक विकास भी प्रभावित करेगा, सामाजिक भी, संवेगात्मक भी, ठीक है। यदि कोई, देखिए यहाँ पे यदि कोई तीव्र बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का है कोई बालक, किसी बालक की तीव्र बुद्धि है तो उसका शारीरिक विकास भी तेज गति से होगा, सामाजिक भी, संवेगात्मक भी। देखिए यही है परस्पर संबंध का सिद्धांत, जो विकास के जो पहलू है, जो आयाम है, वो अंतर संबंध होता है उनके बीच में। देखिए एक बात और याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अंतर संबंध किन दो आयामों के बीच में है, तो वो शारीरिक और मानसिक। क्वेश्चन बन सकता है सबसे निकट संबंध, अंतर संबंध किनका है, शारीरिक और मानसिक, ठीक है। फिर सतत विकास का सिद्धांत, देखिए सतत विकास का सिद्धांत क्या कहता है, सतत विकास का सिद्धांत कहता है कि जो बच्चे का जो विकास है वो गर्भाकाल से शुरू हो जाता है और प्रौढ़ाकाल तक चलता रहता है, ठीक है। इसकी गति में जो विकास की गति है ना वो कभी कम या कभी ज्यादा हो सकती है,
ठीक है, लेकिन विकास रुकता नहीं है। और सतत विकास का सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्यों में कोई भी जो विकास है वो अचानक नहीं होता है, यकायक प्रकट नहीं होता है। जैसे बच्चे के दूध के दांत होते हैं, ठीक है, बच्चे के जो दूध के दांत उसका विकास शुरू होता है गर्भाकाल से। जब भ्रूणावस्था की 5 माह की अवस्था होती है तब से उसके दांत का विकास होना प्रारंभ हो जाता है और जन्म के 6 माह के बाद वो जो दांत है वो निकलता है। ठीक है, इसी को कहते हैं सतत विकास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, जो मनुष्यों का विकास है, ठीक है, मनुष्यों का जो विकास है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, निरंतर चलते रहता है, अविराम, वो रुकता नहीं है। उसकी गति धीमी हो जाएगी लेकिन वो मनुष्य का जो विकास है वो रुकता नहीं है। अपनी चरम सीमा में पहुंचने तक वो कभी रुकता नहीं है। चरम सीमा में पहुंचने के बाद जो विकास होता है, चरम सीमा में पहुंचने के बाद आपकी विशेषताओं में बदल जाता है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि ये जन्म से मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, ये क्या कहता है, निरंतरता का सिद्धांत कहता है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उनके विकास की गति जो है वो समान नहीं होती है। शरीर के विभिन्न जो अंग हैं उनमें समान अनुपात में विकास नहीं होता है। देखिए, मनुष्य के जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, वो 5 वर्ष तक हो जाता है। मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का विकास लगभग हो जाता है, वो अपना आकार ले लेता है। और हाथ पैर, नाक, मुंह, इसका जो विकास है किशोरावस्था तक चलते रहता है। मनुष्य में सामान्य बुद्धि का विकास 14 से 15 वर्ष की आयु तक पूरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन उनकी तर्क करने की शक्ति जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तर्क करने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, तर्क शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। जो तर्क शक्ति होती है उसकी धीरे धीरे बढ़ती है। तो देखिए, मनुष्य के जो विभिन्न अंग हैं, शरीर के विभिन्न अंग हैं, उनके विकास की जो विभिन्न अंगों की जो विकास की जो गति है वो समान नहीं है। ठीक है, ये मनुष्य के शरीर का शारीरिक और मानसिक दोनों पर ये सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, अब विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए, ये जो विकास की दिशा का सिद्धांत है ना, ये दो दिशा इसका सिद्धांत 2 दिशा में होता है। पहला होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, इसी को बोलते हैं मस्तिष्काधोमुखी विकास। मस्तिष्काधोमुखी विकास। ठीक, ये जो
विचारधारा है ये मान्य है, जो ये विचारधारा है ना ये मान्य है, ये विचारधारा मान्य है। और दूसरी है निकट दूर विकास। ठीक, इसमें रीढ़ की हड्डी का पहले विकास होता है। ठीक है, देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत ये क्या कहता है? देखिए मनुष्यों का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। देखिए कोई भी बच्चा होता है सबसे पहले वो अपने सिर का उसका संभालता है, सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होता है, उसके बाद उसके धड़ का विकास होता है, फिर नीचे के अंगों का, फिर पैर का विकास होता है। ठीक है, तो सिर से पैर की ओर विकास होता है। और जो निकट दूर विकास क्रम होता है इसमें रीढ़ की हड्डी का सबसे पहले विकास होता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे शरीर का विकास होता है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि मनुष्यों का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, यही सर्वमान्य जो है विचारधारा है। इसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? जब व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, दो बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है तो वो उसके विकास को भी प्रभावित करती है। जैसे कोई बच्चा जन्म से लंबा है और दूसरा बच्चा नाटा है, तो जो लंबा बच्चा है वो जल्दी उसकी लंबाई बढ़ेगी और जो नाटा बच्चा है उसकी लंबाई देर से बढ़ेगी। तो इनके जो विकास है ना, उसकी जो भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता है, इनके विकास को प्रभावित कर रही है। ठीक है, भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्यों के विकास का क्रम एक होता है लेकिन उनके विकास की गति जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, देखिए किशोरावस्था और शैशवावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में विकास की गति जो होती है तीव्र होती है। ठीक है, किशोरावस्था और शैशवावस्था दोनों में विकास की गति जो होती है वो भिन्न मतलब तीव्र होती है। ये भिन्नता का सिद्धांत कहता है। ठीक है, वर्तुलाकार का सिद्धांत। देखिए जो वर्तुलाकार का सिद्धांत कहता है कि जो मनुष्यों में विकास होता है, मनुष्यों में विकास जो होता है वो वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार मतलब ऐसा। ठीक है, मनुष्यों में जो विकास होता है वर्तुलाकार होता है। ठीक है, देखिए मनुष्यों में जो शैशवावस्था होती है उसमें क्या होता है? विकास की गति तीव्र होती है। फिर जो बाल्यावस्था आती है उसमें विकास की गति कम हो जाती है और फिर जब किशोरावस्था आती है तो फिर विकास की गति जो होती है वो तीव्र हो जाती है। तो जो ये वर्तुलाकार जो होता है ना, इसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ती है। ठीक है, देखिए ये वर्तुलाकार कैसे, देखिए जैसे शैशवावस्था, ठीक, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, देखिए ठीक ऐसा विकास हो रहा है। ठीक, इसको वर्तुलाकार कहते हैं। तो यहाँ पे जो विकास की गति है वो तीव्र होगी। ठीक, और ये बाल्यावस्था में मंद या कम हो जाएंगे, किशोरावस्था में तीव्र हो जाएंगे। ठीक है, किशोरावस्था में तीव्र हो गई तो यहाँ पे गति जो है मंद होती है, विकास नहीं रुकता है। इस अवस्था में ये वर्तुलाकार यहाँ चारों तरफ उसका विकास होता है, उसकी
उसकी लंबाई भी बढ़ेगी बालक की, उसका भार भी बढ़ेगा। इस प्रकार ये वर्तुलाकार विकास होता है। और जो ये अवस्था होती है इसको कहते हैं संधि काल। ठीक है, इसे कहते हैं संधि काल। देखिए 3 संधि काल होती है। ठीक है, ये होती है मध्य संधि काल, फिर वय संधि काल, और फिर क्या होती है उत्तर संधि काल। ठीक है, अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है? अंतःक्रिया का सिद्धांत कहता है कि जो बालक होता है वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करता है। जैसे अपने पापा को देखता है, उनके जैसा कार्य करता है, अपनी बहनों को देखता है, उसके जैसा कार्य करता है, अपने चाचा को देखता है, उनके जैसा कार्य करता है। इस तरह से वो अंतःक्रिया कर करके सीखता है, उसका विकास होता है। अंतःक्रिया का सिद्धांत यही कहता है। फिर है आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें ये बताता है कि वंशानुक्रम, ठीक है, विकास को प्रभावित करता है। तो बालक में बहुत सारे जो गुण होते हैं, बालक का बहुत सारा जो विकास होता है वंशानुक्रम होता है, अनुवांशिकता होती है, और जो कुछ और विकास होता है वो वातावरण के साथ, आसपास की जो उसका की परिस्थिति होती है उसके साथ वो अंतःक्रिया करके उसको विकसित करता है। तो ये कहलाता है विकास। इस सिद्धांत के अनुसार विकास होता है वंशानुक्रम, और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है? एकीकरण का जो सिद्धांत है विकास का, उसमें बालक अपने सबसे पहले एक अंग को चलाना सीखता है। ठीक है, पूरे एक अंग को चलाना सीखता है, उसके बाद फिर एक एक उसमें के एक एक अंगों को वो चलाना सीखता है, और फिर उसको एकीकृत करता है। ठीक है, और फिर उसको एकीकृत करके चलाना सीखता है। उदाहरण के लिए सबसे पहले जो बालक होता है अपना देखिए हाथ चलाता है, फिर उसकी उंगली चलाता है, फिर उंगली के साथ हाथ को चलाता है। इस प्रकार पहले वो अपने संपूर्ण अंग को चलाया, फिर उसमें से एक अंग को चलाया, फिर दोनों को एकीकरण करके चलाया। एकीकरण का सिद्धांत यही कहता है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि आप लोग के लिए यूजफुल है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और मेरे को सपोर्ट करिए। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाऊंगी। 30 मार्क्स जो आपके शिक्षक भर्ती में हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। 30 मार्क गारंटी मेरी है, लेकिन आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।